सो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं आलेखीय विधि कैसे वर्क करने वाली है और हम ग्राफ को देखकर x और y के मान आखिर कैसे निकालेंगे। आप हमें कुछ मिनट दीजिए, इसके बाद आपको स्वयं ये एहसास होने लगेगा कि आपने ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए अपने, तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राफ कैसे बनता है। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक आड़ी लाइन खींचते हैं जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और उस पर एक 90 डिग्री पर एक दूसरा लाइन अर्थात वर्टिकली एक दूसरा लाइन होता है, क्या, वाई एक्सिस। और ये जहाँ मिलते हैं दोनों ही, उसको कहा जाता है मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। इतनी बातें हमें पता है। अब इस पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे, वो हमारा ग्राफ कैसे होगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट, और आपको याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का जो हमें ग्राफ मिलता है, जो हमें ज्यामिति उसका प्रदर्शन मिलेगा, निरूपण मिलेगा, वो कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होता है। अब आप भली भांति जानते हैं कि एक रेखा या सीधी रेखा के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, कम से कम कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स चाहिए। रेखाखंड अगर मुझे बनाना है यहाँ पे, तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। क्या मैं यदि यहाँ से खींचूं केवल कि एक सीधी रेखा को दर्शाएगा, नहीं बता सकते कि ये किस दिशा में जाने वाला है। इसीलिए हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। तो अगर मैं इसको मिला के बता दूं तो आप कहेंगे कि ये अगर P है और ये Q है, तो P Q एक रेखा है या रेखाखंड है, जो कि किसको दर्शाएगा, एक समीकरण के, एक रैखिक समीकरण को दर्शाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं अब इसी चीज़ को कि हमें इक्वेशन के हिसाब से x के अलग अलग मानों के लिए y के मान मिलेंगे, अर्थात x और y के मान मिलेंगे। अगर x और y के मान लो जाए कि a1 और b1 है, मान लीजिए कि a1 और b1 है, तो इस पॉइंट का जो एड्रेस होगा वो ये होता है। अगर यही p है, ये x का मान, ये y का मान, तो यहाँ से तो कोई ग्राफ नहीं खींचा जा सकता। कम से कम हमें एक पॉइंट और चाहिए। अगर ये पॉइंट Q है, इसका अगर हम A2 B2 मान लें, तो अब हम इनको ज्वाइन करके एक ग्राफ बना सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं कि इसको हम इन डेप्थ चैप्टर नंबर 6 और 7 पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम अपनी जानकारी के लिए जो मूल बातें हैं उसको हम सीख लेते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कतें ना हो। अब इनको हम मिला देंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। अगर हम मान लो कि ये आपके इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, क्या इक्वेशन 1 का ग्राफ है, इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, अलग अलग मानों के लिए आगे बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि नेगेटिव की तरफ भी आए। आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, मैं बिना स्केल का बना रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइनें हैं थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 का कुछ ऐसे मिलेगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। अगर हम समझ लें कि ये कुछ ऐसा मिला है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हमें मिलता है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट PQ S और ये R। इसके भी कुछ एड्रेस होंगे, जैसे कि इनका है x का और y का मान, इसका भी x और y का मान होगा। चलिए, अब इससे हमें रिजल्ट कैसे निकालना है, ये सीखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके बुक में बहुत लेट से दिया गया है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन और आपके इन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो मिलने वाला ही है। तो आइए देखते हैं हम इससे रिजल्ट कैसे निकालने वाले हैं। तो पहली बात ये हो गया ग्राफ। अगर दो इक्वेशन है मेरे पास, दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, किसी बिंदु पर
दोनों एक दूसरे पर को किसी बिंदु पर क्या कर दें, प्रतिच्छेद कर दें, क्या कर दें, प्रतिच्छेद कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो इस तरीके, इस केस पे ऐसा जब कभी भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इस केस पे आपको मिलता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल याद रखिएगा, इस केस पे मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। अर्थात यदि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, जो हमें इक्वेशन दिया जाएगा उससे बने ग्राफ में जो दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, एक दूसरे को अगर वो क्रॉस कर देती हैं, किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो पॉइंट का निर्देशांक होगा, अर्थात जैसे कि हमने इस पॉइंट P का निर्देशांक अर्थात x का मान a1 और y का मान b1 लिया है, वैसे ही इस पॉइंट का मान भी कुछ होगा। अगर हम a3 b3 ले लेते हैं समझने के लिए, तो यहाँ इस केस पे x बराबर हो जाएगा आपका a3 और y बराबर हो जाएगा b3। x और y के मान ऐसे निकलने वाले हैं। आगे की ओर बढ़ें तो दूसरा चीज़ हमें सीखना है कि अगर एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करें, प्रतिच्छेद ही नहीं करें, तो आपने चैप्टर 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जहां आपने ऐसी लाइनों के बारे में पढ़ी होंगी जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से ये लाइन मिलते हैं, जिनको आप कितना भी बढ़ा दें वो एक दूसरे को क्या, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इस केस पे अगर प्रतिच्छेद नहीं होगा तो हमें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और पॉइंट्स नहीं तो हमें x और y के वैल्यू नहीं, अर्थात हमें इस केस पे मिलता है स्टूडेंट नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। किसका कोई हल नहीं? समीकरण निकाय का, और समीकरण निकाय का अर्थ होता है एक से अधिक इक्वेशन। तो कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन इस केस पे मिलता है, नो सॉल्यूशन। इनको आप बड़े ही ध्यान से याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें केस मिलेगा कि हम देखेंगे कि कोई ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है या स्ट्रेट लाइन है, तो जो इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ होगा वो भी हमारा इसी के ऊपर से होकर जाएगा, इसी के ऊपर से होकर जाएगा। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि एक पॉइंट पे ये इस तरीके से काट रहा है तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है, और जब ये एक दूसरे के ऊपर से होके जाए तो ये अनंत पॉइंट्स हो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे, अर्थात हमें x और y के अनंत पॉइंट, अनंत हल मिलेंगे, अनंत मान मिलेंगे। तो यहीं से आता है कि इस केस पे अर्थात जब रेखाएं क्या हों, ये क्या कर रहे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं, यहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे होगा आपका संपाती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं, ये कोइंसाइड हैं ये। तो इस केस पे आपको अनेक पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का जो हल होगा वो अनंत हल हमें प्राप्त होता है। इस केस पे हमें क्या मिलेगा, अनंत हल मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। ये तीनों ही आपको बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से करें और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर पाएँ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और पहलुओं हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सो चलिए।